यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है और चीन इस तरह की अनर्गल हरकतें जो लगातार कर रहा है, हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि चीन को ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि वो इस प्रकार की हरकतें करेगा तो भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए चीन अपने ही जाल में फंस गया है और बहुत बुरा फंसा हुआ है, मैं बार बार कहता आया हूँ। लेकिन आज चीन ने खुलकर बताया कि आखिर वो उसका ये एटीट्यूड क्यों है। वो ये जो हरकतें उसने की हैं अभी, ख़ास तौर से पीछे जो हमारे गलवान में सैनिक शहादत हुई, उन सब मामलों को लेकर, उनके बलिदान को लेकर या चीन की जो हरकतें हुई उन हरकतों को लेकर चीन ने आज खुलकर अपनी बात कही। और बात कहने का कारण है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपनी बात कल कही कि ऐसा लगता है कि मिशन के तहत पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर कुछ न कुछ नया सोच रहे थे या कुछ न कुछ ऐसा उसमें विचार कर रहे थे या उसमें कुछ ऐसा कर रहे थे। ऐसा दिखता है कि उनकी दोनों की मिलीभगत है। पहले पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस शुरू हुआ और फिर चीन के बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस, तिब्बत बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस शुरू हुआ और दोनों मिलकर अब वो एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने आज खुलकर कहा कि ये इसका जो रूट कॉज है, इसका जो मेन कारण है, वो है बीआरओ का काम, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो काम माननीय राजनाथ सिंह जी के बैठने के बाद, खास तौर से माननीय राजनाथ सिंह जी के बैठने के बाद, मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने माननीय राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मिनिस्टर इसलिए ही बनाया होगा कि अपनी कैबिनेट में सबसे योग्य व्यक्ति को, जो उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट में सबसे योग्य है, उस व्यक्ति को बॉर्डर पर लगाया जाए ताकि बॉर्डर के ये जो इश्यूज़ हैं, बॉर्डर का जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को वो सही से एड्रेस कर सकें और इस प्रॉब्लम के वो सही से सोल्यूशन निकाल सकें। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बैठने के बाद, या हम ये कहें कि अरुण जेटली जब बैठे हुए थे या सीतारमण जी बैठी हुई थी, तो बीआरओ का बजट एकाएक 3,000 करोड़ से बढ़ाकर 11,000 से 20,000 करोड़ कर दिया गया। यानी मिनिमम 11,000 करोड़ का बजट हर साल निकलता ही निकलता है केवल बीआरओ के लिए। डिफेंस का बजट अलग है, केवल बीआरओ का बजट है। और इस बजट का काम ये था कि वो पूरे बॉर्डर एरिया में, हिंदुस्तान का जहाँ कहीं भी बॉर्डर लगता है उस पूरे बॉर्डर एरिया में रोड का जाल बिछाएगा ताकि हमारी सेनाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर शुरू किया जा सके, लोग भारत के आखिरी कोने तक जा सकें। ये आज उन्होंने कहा कि बीआरओ ने जिस प्रकार से रोड बनानी शुरू करी या भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए हैं, ब्रिजेस बनाने शुरू किए हैं, एयरपोर्ट बनाने शुरू किए हैं, या जहां पर वो लॉन्च पैड बनाने शुरू किए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मेन कारण इस पूरी कन्फ्लिक्ट का वो बीआरओ का काम है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया। अब इसके पीछे का जो मेन रूट कॉज है, जो अभी सातवें राउंड की वार्ता हुई उसमें भी कुछ निकल कर आया कि जो मेन कॉज है, जो रूट है, वो बीआरओ के अलावा भी कुछ और है। एक्चुअली क्या है, मोदी सरकार के बैठने के बाद जहां तक हमारा 1959 में जो क्लेम किया था चीन ने, या हम ये कहें कि चाउमिन लाई ने जो हमको नक्शा दिया था, उस नक्शे के अकॉर्डिंग जहाँ पर वो क्लेम कर रहे थे उससे वो आगे हैं। तो हमारा 62 का युद्ध हुआ, 62 के युद्ध के बाद एक टेंटेटिव इलाका तय कर लिया गया कि भाई यहाँ के बाद युद्ध विराम हो चुका है, यहाँ के बाद आप होंगे, यहाँ के बाद हम होंगे। 1976, ये याद रखने की बात है कि 1976 में भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। भारत में चाइना स्टडी ग्रुप, जो आज भी चाइना स्टडी ग्रुप ही सब कुछ वहाँ पर तय करता है, जिसमें माननीय डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, तीनों सेनाएं होती हैं और उसके अलावा सेक्रेटरीज होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। वो सब तय करते हैं कि चाइना के बॉर्डर पर, यानी कि जो तिब्बत का बॉर्डर है, उस पर हमें क्या करना है। इसको हम चाइना स्टडी ग्रुप कहते हैं। उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स डेटा कलेक्शन का काम करते हैं, बहुत सारी टीम काम करती है जो ये तय करती है कि सिचुएशन क्या है। हम देख रहे होंगे कि कल भी परसों भी चाइना स्टडी ग्रुप ने ही तय किया कि हमने क्या करना है, और चाइना स्टडी ग्रुप में ही जब डिस्कशन करने के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया। तो उस समय 1976 में चाइना स्टडी ग्रुप ने एक 65 पॉइंट्स रिकग्नाइज्ड बाय द चाइना स्टडी ग्रुप,
कि ये जो तिब्बत बॉर्डर है यहाँ पर 65 बिंदु ऐसे हैं जहां तक हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। अब ये जो 65 बिंदु बनाए गए थे, 65 पॉइंट्स बनाए गए थे, ये 65 पॉइंट की स्टोरी ये है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं और हमने अपनी लिमिट बांध ली कि हम यहां तक पेट्रोलिंग आराम से कर सकते हैं, यहां पर हम अपना बेस बना सकते हैं। हमने वहां पर बेस बना लिए 1976 में, और हमने ये तय किया, भारत सरकार ने ये तय किया कि हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो 65 बिंदु थे, ये हमारा जो LAC है, LAC से काफी अंदर था। यानी कि हमने उस समय तय किया, इंदिरा गांधी सरकार ने तय किया कि हमने चाइना की फोर्सेस को फेस नहीं करना है, और चाइना की फोर्सेस को फेस ना करके हम उनसे काफी पीछे रहेंगे और हम अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि लगातार एक ट्रेंड चलता आया जहां तक डिफेंस की बात है। डिफेंस जो हमारे अर्धसैनिक बलों का, चूंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसलिए अर्धसैनिक बल वहां पर लगे होते हैं। वो चाहे BSF लगी हो, चाहे वो ITBP लगी हो, चाहे वो CISF लगी हो, या वो जो अभी हमने नई फोर्स बनाई है फ्रंटियर फोर्स, वो लगी हो, कोई भी काम कर रहा हो, वो सब गृह मंत्रालय को रिपोर्टिंग करते हैं। अब गृह मंत्रालय की रिपोर्टिंग के अनुसार जो कहानी चल रही थी वो ये थी कि हमने तय कर लिया 1976 में कि हम यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे। जहाँ पर हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर चाइना पेट्रोलिंग कर रहा है। अब चाइना ने क्या किया कि वहाँ से 5 किलोमीटर वो अंदर आ गए इस एरिया में, जो ट्रांजिशन एरिया हमने बनाया था। ये जो ध्यान रखने की बात है, ये ट्रांजिशन एरिया कोई हमारी LAC तय नहीं हुई है, ये हमने बनाया। चाइना स्टडी ग्रुप जो भारत का था उसने बनाया 76 में, उसने अपनी सीमाएं तय कर ली, हम यहां पर रहेंगे और चीन से दूर रहेंगे। चूंकि 62 का युद्ध हार चुके थे, इसलिए कांग्रेस की सरकारों को उस समय हिम्मत भी नहीं थी कि वो चाइना के सामने फेस ऑफ कर सके। नतीजा निकला कि जब चाइना 5 किलोमीटर आगे आता तो हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस सूचना देती कि अब हमारा और उनका डिफरेंस इन एरियो में 20 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर रह गया, और अब वो हमारे नजदीक आने लगे हैं और अब 10 किलोमीटर डिफरेंस रह गया। तो भारत सरकार जब वो डिफेंस जब वो होम मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन देते, तो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को ये तय होता कि एक काम करते हैं कि आप और 5 किलोमीटर पीछे चले आओ, हमको चाइना को फेस नहीं करना। ये उस समय की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। इस गफलत में चाइना आगे बढ़ता चला आया, और जब 2014 की सरकार बैठी तो 2014 की सरकार ने यह तय किया कि जो हमारे पास पुराने नक्शे हैं, जो चुशूल का हमारा एग्रीमेंट है 1835 के लगभग का, या उसके बाद के जो हमारे एग्रीमेंट हैं, चाउमिन लाइन ने जो हमको नक्शा सौंपा था, इंटरनेशनल बॉर्डर इंटरनेशनली जहां पर LAC बनी हुई थी, या उस समय की जो मैकमोहन लाइन थी अंग्रेजों के बीच में और चाइना के बीच में तय हुआ था, उन लाइनों को हम, या रॉबिन्सन लाइन या और जो भी लाइनें तय हुई थी, उनको सबको भारत सरकार की चाइना स्टडी ग्रुप ने निकालकर दोबारा स्टडी करना शुरू किया, और पता लगा कि हम तो बहुत पीछे हैं और हमारा बहुत सारा एरिया, एक तो उन्होंने जीत लिया था, वो जो इलीगली कब्जा कर लिया था, उसके अलावा भी बहुत सारे अंदर आ चुके हैं। भारत सरकार ने तय किया कि हम उस एरिया तक अपनी पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। जैसे मैंने पीछे कहा था कि जो हमारा कैलाश श्रृंखला है वहां पर हम पेट्रोलिंग नहीं करते थे, हमने पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। हम गलवान के उस तरफ पेट्रोलिंग नहीं करते थे, हमने पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। हम जो पैंगोंग लेक है उसके फिंगर 3 को क्रॉस नहीं करते थे, हमने फिंगर 4 क्रॉस करनी शुरू कर दी। वो फिंगर 8 पर बैठे होते थे तो मालूम पड़ा कि वो तो अब इधर आ रहे हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स उस समय भारत सरकार की जो मानसिक संतुलन खराब हो गया था, या मानसिक रूप से जो कमजोरी उसकी थी, या फिर हम ये कहें कि वो डिफेंस के नाम पर स्क्रैप भरते रहे, और स्क्रैप भर भर के उन्होंने भारत की डिफेंस की ऐसी की तैसी करके रखी थी। उस सभी मामलों के डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते थे। मोदी सरकार के बैठने के बाद जब BRO ने अपना काम करना शुरू किया, हमारी सेनाओं ने पेट्रोलिंग करनी शुरू की, हमने रक्षा के बजट अपने बढ़ा लिए, हमने लगातार डिफेंस इक्विपमेंट रिप्लेस करने शुरू कर दिए, हमने चिनूक नाम के
हेलीकॉप्टर्स लगाने शुरू कर दिए, हमने राफेल खरीदने शुरू कर दिए, और हमने बीआरओ के काम से अपने भीष्म टैंकों को वहां पर तैनात करना शुरू कर दिया। वहां हमने अपने जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने शुरू कर दिए, माइंस बिछानी शुरू कर दी। जब हमने ये सब वहां करना शुरू कर दिया तो चीन को लगा, आज जो चीन का बयान आया उसने ये कहा कि भारत जिस प्रकार से अपनी रोड तैयार कर रहा है उससे हमें जो उनका इन्वेस्टमेंट सीपीईसी में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो गिलगिट और बाल्टिस्तान से निकलता है, जिस पर भारत ने भरपूर ऑब्जेक्शन लगाया और कहा कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बल्कि चाइना लगातार 60,000 करोड़ और मोर का इन्वेस्टमेंट वहां पर कर चुका है, और वो वहां के मिनरल्स, वहां का जो खजाना है, वहां के जो संसाधन है, उनको वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया उसने। वहां पर उसने अपनी चौकियां बनानी शुरू कर दी, वहां पर उसने हॉल्स बनाने शुरू कर दिए, वहां मॉल बनाने शुरू कर दिए, वहां अतिथि गृह बनाने शुरू कर दिए, वहां पर पेट्रोल पंप बनाने शुरू कर दिए। तो भारत ने ऑब्जेक्शन लगाना ही था, और भारत ने ऑब्जेक्शन के साथ साथ जिस प्रकार से भारत ने 2 स्ट्राइकें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में की, अब हम आज कहें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख में जो की, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो हमने स्ट्राइक्स की, या चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, इससे चीन का भड़बड़ाना स्वाभाविक था कि ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से भारत तैयारी कर रहा है वो गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले ले, और उस बॉर्डर पर जिस प्रकार भारत ने अपनी फौजें लगाकर रखी थी उससे चाइना को बहुत ज्यादा खतरा होने लगा कि ऐसा ना हो कि चाइना वहां कि हिंदुस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान वापस ले ले और हमारा का पूरा ख्वाब खत्म हो जाए। इसलिए मिशन, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये मिशन के तहत लगता है कि ऐसा किया गया, बिल्कुल आज चाइना ने अपना स्टेटमेंट देकर उसको क्लियर किया। मैं एक बात और आपको बताऊं कि पीछे फरवरी से पहले कुछ इस प्रकार की बातें भी उड़ी थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी चाइना गए हुए हैं और चाइना के साथ कुछ फाइनल पैक्ट होने वाला है। उस फाइनल पैक्ट में यह कहा गया, इसके लिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं कहता, मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन जो उस समय की खबरें चल रही थी उन खबरों में यह था कि यह तय होना है चाइना के साथ कि हम आपको गिलगिट बाल्टिस्तान से रास्ता देंगे, सीपीईसी आपको देंगे, लेकिन हम गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान से वापस लेंगे। ऐसी खबरें भारत में चल रही थी। और जैसे ही अजीत डोभाल वहां से वापस आए, वापस आने के बाद यह सारा ड्रामा शुरू हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि चाइना के सामने अगर ऐसा हुआ तो डिस्क्लोज भी हो गया कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेने वाले हैं, और जैसे ही चाइना के सामने यह डिस्क्लोज हुआ या उसको यह भनक लगी या उसको यह अंदाजा लगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान हिंदुस्तान वापस लेकर रहेगा और जो स्ट्राइक्स हैं ये एक प्रैक्टिस है केवल भारत की, तो चाइना को ये भड़बड़ाना स्वाभाविक था। और चाइना ने सीपीईसी बचाने के लिए, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए, इस एरिया में जहां हमने पेट्रोलिंग करनी 2014 के बाद शुरू कर दी थी, उस एरिया में उसने डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया जानबूझकर। उनको यह अंदाजा नहीं था कि भारत सरकार ने प्लान ए के अलावा प्लान बी और प्लान A+B भी तैयार करके रखा था। वो चाहे दोनों के मिशन के तहत हो, लेकिन भारत एक ही फ्रंट पर, दोनों फ्रंटों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार था, और भारत ने 2014 के बाद अपनी तैयारी पूरी करके रखी थी। और जो स्क्रैप पीछे इकट्ठे करके रखा था उसको रिप्लेस किया गया, जो सीडीएस बनाना था उसको बनाया गया, भारत की जो तैयारियां थी, जो इन्वेस्टमेंट थे वो बढ़ा दिए गए, और भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है और युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ये सारी बातें चाइना को हजम नहीं हुई। परिणाम यह निकला कि चाइना ने यह कन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया, और भारत ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया उसको आज उन्होंने कहा कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और हमारे लिए बड़ा घातक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने आज बिल्कुल बात को क्लियर करते हुए कहा, हम अपने पोर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हम रहे नहीं रहे तुमसे क्या लेना देना है, हम जो करना चाहते हैं अपने एरिया में करेंगे, आपको खतरा है तो आप अपनी तैयारी करिए, लेकिन आप इस प्रकार के डिस्टर्बेंस करके कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं। ऐसा भारत सरकार ने एकदम आज क्लियर किया। मुझे लगता है कि ये जो मैं शुरू से पिछले 4 महीने से लगातार कहता आया हूं, आज चाइना ने अपने मुंह से उसको क्लैरिफाई कर दिया। और मैं लगातार बोलता रहा हूं कि ये मोदी हैं और मोदी नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढते हैं। आपकी जो क्रूरता है उसमें भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं और आपको उल्टा फंसा ही देते हैं। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।